बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज गुल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या हाल चाल है? सर गॉड इज़ वेरी काइंड आफ्टर लॉन्ग टाइम। आप पहले तो अपनी सेहत का बताएं। आप बिल्कुल ठीक है? जी शुक्र है, काफ़ी रिकवरी हो गई है। आप जैसे दोस्तों की, भाइयों की, बहनों की दुआओं से आ, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी रिकवरी तेज़ हो रही है। अल्लाह ताला सर आपको सेहत दे और जल्दी से जल्दी जो है आप दोबारा से एक्टिव हो जाएं। अच्छा सर, मैं ना आमीन। आज ऑब्वियसली यू बीन सिटिंग होम फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स नाउ, और फिर डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा हुई। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा मुकम्मल बदल चुका है। मरियम इज द फर्स्ट सीएम ऑफ पंजाब, फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ पंजाब। और मरूसियत जीत गई है पाकिस्तान के अंदर। और अवाम हार गई। और इसको लोग ये कहते हैं कि इसको हराने में अवाम को पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का हाथ है, इलेक्शन कमिश्नर का हाथ है, पाकिस्तान की अदालतों का हाथ है, और दीगर इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि अवाम को हराने में अवाम का अपना हाथ है। आपने सर वो फिगर्स देखी है ना, जिसमें 6 करोड़ कुछ लोग घर ही बैठे रहे, वो निकले नहीं। टर्न आउट वॉज 47% समवेयर। और जिस डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं उसमें सर सिर्फ मुट्ठी भर लोग ना पाकिस्तान के अंदर अब उनके फैसले से हुकूमत बन रही है। तो व्हाट यू मेक आउट ऑफ दिस? ये सर कितनी देर चलेगा? क्योंकि मरकज के अंदर हुकूमत बनी नहीं है, वो भी कुछ डेवलपमेंट चाहिए। मैं आप चाहूंगा कमेंट करें उसके पे। पंजाब में एक नून लीग की तगड़ी बज़ाहिर हुकूमत आ गई है, चोरी शुदा मैंडेट पर, लेकिन आ गई है। सिंध में तगड़ी हुकूमत आ गई है। केपी में गवर्नर साहब गायब हो जाते हैं, लेकिन वहां पर भी आ जाएगी। लेकिन मरकज में क्या बनेगा? देखिए, पहले तो इरफान, हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इनकलाब नहीं आना। जो क्लासिकल मानों में इनकलाब आया करते थे मुल्कों में, खूनी इनकलाब भी थे, फौजी इनकलाब जो कि आवाम के हक में होते थे, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कभी नहीं आएगा। दूसरी बात, जो 8 फरवरी के नताइज थे, वो खुद न उससे इनकलाब से कम नहीं थे। भले उन आवाम की ख्वाहिशात, जो एस्पिरेशंस हैं, उसको हमें वो देखने को नहीं मिली पार्लियामान की सूरत में, सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के। लेकिन हमें उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यानी इमरान खान ने, मैं समझता हूँ, यही डिस्कशन हमारी शाम में भी अभी हो रही थी, कि उसने जो कुछ किया है उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता था। और जो कुछ उसने किया उसके मुताबिक 8 फरवरी को नताइज मिले, जो कि बकौल जावेद लतीफ़ के, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के रहनुमा के, 9 फरवरी को उनके हक में चले गए। अच्छा, आपने सुना है? वो मैं भी हैरान था कि वो हारने का गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन वो अंदर दिल से ना कहने टिड्डों गल कर रहे हैं कि भाईजान वो वो 9 बिल्कुल, फरवरी के इंतखाबात नतज है। वो सही सही बात कर रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। वो चाहे मुख्तलिफ सीटों का किस्सा आपने भी सुना होगा, और उसमें अब कोई नहीं, कोई चोरी देखा भी है। छुपी, देखा भी जी है। कोई बात एग्जैक्टली तो उसमें कोई अब राज की बात नहीं रही है कि जिस अंदाज में मैनिपुलेशन हुई, वो फॉर्म 47 जाली किस्म के तैयार किए गए, वो सारा एक तरफ। लेकिन बहैसियत मजमूई पाकिस्तान जैसे मुल्क में, मैं समझता हूँ इंक्रीमेंटल तब्दीली आएगी। इंक्रीमेंटल तब्दीली को बहुत तेज़ किया इमरान खान ने अपने बयानी के ज़रिए। और उसकी कुछ झलक आपने देखी, जो मरीम नवाज़ ने अपनी तकरीर की, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर थी। है तो वो इनकलाब लाने की बात कर रही हैं पंजाब में, लेकिन आपने देखा होगा जिस तरह सेहत तालीम की बात वो कर रही थी, अ, उसमें आपको वो प्रेशर नज़र आता है जो इन इंतखाबात के नताइज के ज़रिए इन लोगों पे पड़ा है। यानी अ, इसका, उसको कहते हैं रिपल इफेक्ट या स्नो बॉल हम्म। इफेक्ट, वो ज़रूर होगा। अब आपने मरकज़ की बात की कि यहाँ पे किस किस्म की हुकूमत बनेगी, तो जनाब वही हुकूमत बनेगी जो आज अगस्त 2023 तक थी, तकरीबन वही फार्मूला है। और उसमें एक बात बड़ी वाज़ेह होकर रह गई है कि जो बकौल मिफ्ता इस्माइल के पाकिस्तान की 1% अशराफिया है, जिसको कई लोग बदमाशिया भी कहते हैं, उसमें सिविल मिलिट्री सारा कुछ शामिल है, कि उन्होंने एक एका किया हुआ है कि हमने म्यूचुअल एकोमोडेशन, यानी बाहमी एकोमोडेशन के ज़रिए इस अपने इक़्तिदार को
اپنے اختیار کو دوام دینا ہے۔ وہی کام انہوں نے کیا ہے۔ بلکہ بھی امریکہ سے کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، میں ان سے بات کر رہا تھا، وہ نواز شریف آصف زرداری کی بات ہو رہی تھی کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بن گیا، تو اس کو پھر چوتھی دفعہ بھی بننے کا شوق تھا، جس چکر میں یہ لندن سے واپس آ گئے کہ آخر کیسے یہ سیاستدان ہیں کہ ہوں انہیں اقتدار سے باہر رہنا برداشت ہی نہیں ہے۔ ہوں وہ آصف زرداری صاحب ہیں، صدر ہو گئے، پھر اسمبلی میں آئے اور اب پھر صدر بننا چاہتے وہ ہیں۔ اپنا وہ اپنا نا ایک بورن رائٹ سمجھتے ہیں، میں نے اسی لیے نا قصوروار ان کو ٹھہرایا پاکستانی۔ اچھا سر، لیکن میں آئی ڈونٹ نو، اٹس ٹو ارلی ٹو سے the first day we heard what we heard from the first woman CM of پنجاب، اور ان کے بارے میں نا فیصل واڈا کی گفتگو بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بزدار 2 ہیں، اور پھر 98 ووٹس کی سے لوگ جو آ گئے وہ کہتے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر ڈبے کھل گئے بھائی تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ جناب یہ پنجاب کی حکومت ہے یا جاتی امرا کی حکومت ہے۔ پھر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میاں صاحب خود اللہ سے ڈریں، یعنی وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، عام تاثر یہ سمجھا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ ہی از اے اسپوکس پرسن، اے کائنڈ آف اے اسپوکس پرسن آف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ ماں سوائے اس کے کہ عمران خان نہیں ہوگا اور عمران خان کی جماعت نہیں جیتے گی، اور میں نظر نہیں آ رہا اس پیشن گوئی کے علاوہ تمام پیشن گوئیاں سچی ثابت ہوئی، چونکہ جہاں پہ جو کام ہو رہے تھے ہی جسٹ ایکسپلیننگ اینڈ ہی جسٹ ریفلیکشن، وی سو ریفلیکشن ان ہز ٹاک، تو یہ ہمیں نظر آیا۔ لیکن چونکہ مریم کی جب میں گفتگو سنتا ہوں نا، جو پہلی انہوں نے آج جو اجلاس بلایا اس میں انہوں نے کہا جی کہ ٹماٹر، سبزی اور اس کے ریٹ جو ہیں ہم بڑھنے نہیں دیں گے، تو دس از واٹ دا کیلیبر آف مریم نواز، کہ وہ اس سے آگے نہیں جائیں گی، یا مطلب اٹ از ٹو ہارش ٹو سے کہ ہاں بھائی آپ زیادہ ہارش بات کر رہے ہیں عرفان، مریم ٹماٹر سے آگے بھی بات کریں گی؟ اس پہ دیکھیں ان کا اپنا ایک محدود مائنڈ سیٹ ہے، کہ مہنگائی نہیں ہونے دینی، سستی بجلی دینی ہے، لیپ ٹاپ کہتے ہیں آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے تو لیپ ٹاپ دیں گے، آئی پیڈ چاہیے تو آئی پیڈ دیں گے۔ اب نیٹ تو ہے نہیں سر، لیپ ٹاپ کو کیا نیٹ کرنا؟ نہیں، نیٹ ہے، لوگ کے پاس کھانے کو نہیں ہے عرفان۔ یعنی جو لوگ اتنے مارجنلائز ہو گئے ہیں، تو وہ جو آپ نے بات کی نا حکمران گھرانے کی ذہنیت، یعنی ان کو وہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ بھوک اور غربت کیا ہوتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کہی جو میں نے شروع میں کہا کہ انقلاب کی باتیں کر رہی ہیں۔ تو ان سے کوئی پوچھے کہ یہ سارا، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ جرمنی کے کسی صوبے کی چیف منسٹر بول رہی ہے، جس کے پاس وسائل بے تحاشا ہیں، اور ان خرچنے کو اور کہ ان کے پاس نہیں ہے، صرف عوام کے لیے پیسے انہوں نے مختص کیے ہوئے ہیں۔ تو ان کو ابھی پتہ چل جائے گا، لیکن دیکھیں عرفان، قصور ان کا نہیں ہے، قصور کسی اور کا ہے۔ ہوں اور جو فیصل وابڈا کی آپ نے بات کی نا، تو اس کی کئی باتیں غلط بھی ہوئی ہیں۔ یعنی اس نے انتخابات سے پہلے بڑے ہوں واضح ہو کے کہا تھا کہ کیا پاکستان کے عوام کی قسمت میں یہی رہ گیا کہ یہ بلاول انہیں مریم کے لیے تالیاں بجاتے رہیں گے، ووٹ دیتے رہیں گے؟ You're right. لیکن Yes. وہی ہمارے اوپر سوار ہو کے آ گئے۔ تو جن لوگوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، انہی لوگوں نے حامد میر کو، نواز شریف کو سیکیورٹی رسک قرار دیا تھا۔ حامد میر کو آپ کو پتہ ہے 9 مہینے وہ آف ایئر کر دیا تھا۔ خود میرا اس حوالے سے ایک مکالمہ بھی ہوا تھا بڑے اعلیٰ لیول پہ۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی اس میں وقت کیا رہ گئی آپ کے ادارے کی، جب آپ نے کہا کہ یہ شخص ریاست کے خلاف ہے، ریاستی مفادات کے خلاف بات کرتا ہے، اور 9 مہینے کے بعد آپ نے ان کو بحال کر دیا کیونکہ پھر آپ کو اپنے بیانی کے لیے اس کی سپورٹ چاہیے تھی۔ تو اصل مسئلہ کہیں اور ہے۔ یہ سیاستدان بیچارے آئیں گے جائیں گے، یہ 2 گھرانے ہیں، بس ہماری قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں۔ لہٰذا آپ اس کیلیبر وغیرہ کو چھوڑیں، ٹھیک ہو کیلیبر پہ گیا، یہاں کوئی نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے۔ وٹ آر دا چیلنجز فار مریم نواز؟ اب چونکہ بات شروع ہوئی ہے، میں کہا چلے مریم کے حوالے سے ایک اور سوال میں آپ سے کر لوں کہ چیلنجز، بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ گڈ گورننس کا ہوگا یا لا اینڈ آرڈر کا ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے آئی جی کو بھی بلا کر انفارمیشن ساری اکٹھی کی ہے، کیونکہ مجھے لگ ہی رہا ہے کہ جب عظمہ بخاری یہ کہتی ہے نا کہ میڈم سی ایم صاحبہ ہماری ریڈ لائن ہے، کاش وہ یہ کہتی کہ پاکستان کی عوام، پنجاب کی عوام، غربت ہماری ریڈ لائن ہے، لوگ ہماری ریڈ لائن ہے۔ لیکن سر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ مریم نواز ہماری ریڈ لائن ہے۔ میمز نہیں بنانے ٹک ٹاک کے اوپر، بات کوئی نہ کریں تو پکڑ لیں گے ہم۔ وہ دوبارہ بات ہے کہ یہ اس
माइंड सेट की अक्कासी है, जो हम्म। जहनीत है इन लोगों की। हम्म। और जो आपने कहा ना चैलेंज सबसे बड़ा, आप बाकी चीज़ों को छोड़ दें, मेरा अपना ये ख्याल है कि चाहे वो मरियम हो चाहे नवाज शरीफ, इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो दरबारी माइंडसेट है, हम्म। खुशामदी माइंडसेट है, हम्म। हम्म। जो कि पंजाब में बहुत ज़्यादा है। यानी इन ये जब इस तरफ देखते हैं, लोग उस तरफ मुड़ जाते हैं। इनके मुंह से एक लफ्ज़ निकलता है, आगे वो नातें क्या कहते हैं वो कसीदे पढ़ने शुरू कर देते हैं। उसका मुजाहरा आज पंजाब असेंबली में शायद आपने देखा हो, जब मलिक अमाद बतौर स्पीकर मुंतखब हुए, वो आए सीने पे हाथ रख के सर नीचे करके इस तरह, और फिर थपकी उसने ली मरियम नवाज की। मैं हैरान हो गया कि इस शख्स की अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि इतना झुक के उसके साथ सीने पे हाथ रख के मिल रहा है, इस जैसे कोई बादशाह बादशाह इसीलिए सलामत से मिल रहा इसीलिए है। तो सर हमारा निजाम भी झुका हुआ है। आज आज अफसोस की बात पता है क्या है सर? कोई ये बात नहीं कर रहा कि जनाब ये जो आप नोटिफिकेशन जारी नहीं करते मखसूस नशिस्तों के, क्यों नहीं कर रहे? आप समात नहीं करते, क्यों नहीं कर रहे? वो सब ये लगे हुए हैं जी कि आरिफ अलवी साहब ने आइन शिकनी कर दी, यानी इरफान सिद्दीकी साहब जैसे लोग भी ये बात कर रहे हैं। अब हैरानगी का इनकी आलम ये है कि अगर पीपल्स पार्टी अगर इस हुकूमती इत्तेहाद में ना होती तो उन्होंने कहना था कि जनाब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप मखसूस नशिस्तें अलॉट क्यों नहीं करते? सदर साहब ने सर डट के यकीनन जाते जाते एक जरूर आने वाले दिनों के लिए अपने लिए एक रास्ता हमवार किया है पीटीआई के अंदर। लेकिन मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने 5 रुकनी मेंबर बेंच जो है वो समाप्त करेगा और फैसला कल कर लिया जाएगा। आपको लगता है कि ये इससे कोई फायदा होगा या नुकसान हुआ? ये चूंकि राजा साहब जो हैं राजा परवेज अशरफ साहब जो है उन्होंने तो समरी शमरी और सेनेट का इजलास असम्बली का इजलास जो है वो 29 को बुला लिया है। इरफान, आप भी बड़े भोले हैं, इतने अरसे अच्छा। से मामलात को आप फॉलो कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, वैसे ही मैं भोला बन रहा हूँ आपके सामने। पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा में एक साल से गैर आइनी केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं। मौजूदा केयर टेकर इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत, वो भी अपनी मायात से कहीं आगे जा चुकी है। तो क्या आप आइन की बात कर रहे हैं? अगर आप आइन की बात करें तो पहले तो सदर साहब ने शायद ये भी मैसेज दिया है कि जिन लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाए वक्त पे, पहले तो आप आर्टिकल 6 की बात उन पे करें। आप मेरी तरफ किधर आ रहे हैं? हम्म। तो हमें ये बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि ये मसला टोटल सियासी है, हम्म। ज़ोर ज़बरदस्ती का है, बदमाशी कह लें उसको, उसका है कि ये लोग जो चाहेंगे, यानी हमारी जो सीधा। अशराफिया 1% वही कुछ होगा। उसमें आप भले आइन की कोई शिक निकाल लें। सबसे बड़ी बात तो देखें ना, फॉर्म 45 है कि मुस्लिम लीग वाले शौक से कहते तो हैं कि जी वो अ, हमने इनकी जीत पे एतराज़ नहीं किया खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई वालों की। वो भाई आपके पास दिखाने को एतराज़ का कुछ था ही नहीं। हम्म। आपके पास भी फॉर्म 45 है, आपको पता है कि आप हारे हुए हैं। यानी जिसके पास फॉर्म 45 है वो चला गया, और आगे उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया क्योंकि इनको हम्म। पता था। हम्म। हम्म। बल्कि साद रफ़ीक साहब ने तो ये यहाँ तक कह दिया, साद रफ़ीक थे नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये कह दिया कि देखिए जी, अपनी दफ़ा तो ये कह रहे थे कि ट्राइब्यूनल में चले जाएं अगर आपको शिकायत है। अब हमने ट्राइब्यूनल में मसले भेजे हैं तो इनको तकलीफ हो गई है। क्यों? ट्राइब्यूनल की पख इन्होंने रखी इसीलिए हुए है कि उसमें फैसले नहीं होते, हम्म। 3 3 4 4 साल लग जाते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पर रहम करे। सर अगर आप इजाज़त दें आपकी मौजूदगी में ऐलान भी कर दूं आने वाले दिनों के हवाले से ताकि लोगों को पता चले। व्यूअर्स, मैं और इम्तियाज़ गुल साहब इंशाल्लाह आपके सामने रेगुलर हम आएंगे। प्रोग्राम हम एक नए प्लेटफॉर्म से शुरू करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पाकिस्तान की खबरों और शहर इक़्तिदार जहाँ पे गुल साहब बैठे हुए हैं वहां से और इनका जो एक वास्ट एक्सपीरियंस है उसके तनाजुर में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपके सामने रखेंगे। मुझे और इम्तियाज गुल साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह